Hello. Hello students, today we are going to study another chapter of class 8 social science history, that is chapter 2 of class 8 history from trade to territory. अब इस चैप्टर के अंदर आपको इस चैप्टर का टाइटल पढ़ करके ही समझ में आ रहा होगा कि हम बेसिकली एक हिस्ट्री के एक इवेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर लोग ट्रेड करने के लिए आए एंड अल्टीमेटली दे कैप्चर्ड द होल टेरिटरी. So you are right. In this chapter, we are going to study about the arrival of Britishers who have basically came here for trading purpose. But lately they started having a political hold over this whole territory. और कैसे उन्होंने ट्रेड से टेरिटरी तक का सफर तय किया, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो जो दो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, दैट इज मर्केंटाइलिज्म एंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. So mercantilism is a policy, is an economic policy जिसका एक ही प्रिंसिपल होता है, buy cheap and sell dear. That means हमें चीजें जो हैं वो सस्ते दाम में खरीदनी है और महंगे दामों में बेचनी है. अब अगर हम 1600 या पूरी की पूरी 17th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो मर्केंटाइलिज्म को ही फॉलो कर रही थी और बहुत सारे जो अगल बगल में दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ऐसी कंट्रीज थी जो नेचुरली रिच थी रिसोर्सेज में, वहां पर वो मर्केंटाइलिज्म प्रैक्टिस कर रही थी. मर्केंटाइलिज्म को अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मर्केंटाइलिज्म वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड द कोलोनाइजेशन. जो कॉलोनीज बनाने का ट्रेंड चला उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन था दैट वाज मर्केंटाइलिज्म. ठीक है, मर्केंटाइलिज्म का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको चीजें जो है सस्ते दामों पर खरीदनी है और महंगे दामों पर कहीं और ले जाकर के बेचनी है. अब अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जो इंडिया से कई सारी चीजें जैसे सॉल्ट, पेपर, क्लोथ्स एंड हैंडीक्राफ्ट की चीजें, ये सारी चीजें ये लोग सस्ते दाम में खरीदते थे और अपने देश में जाकर के यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें ऐड करके उसको महंगे दामों पर और डियरर प्राइसेस पे बेचा करते थे. अब ऐसे में चाहिए मर्केंटाइलिज्म जो है वो फिर सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे. सो मर्केंटाइलिज्म सक्सेसफुली हो इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट थी वो एक टैक्टिक्स अपना रही थी. ओके फर्स्ट, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ट्रेडिंग कंपनी सेटअप कर रही थी. सेकेंडली,
दूसरी चीज है कि ये जितनी भी गवर्नमेंट थी जिन्होंने ट्रेडिंग कंपनी सेटअप की थी, जो कॉलोनीज में जा करके मर्केंटाइलिज्म प्रैक्टिस करने वाले थे, उनके बेहतरी के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट ने अपने देशों में इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि एक कंट्री है ब्रिटेन एंड दूसरी कंट्री है इंडिया। ओके, नाउ इंडिया से बहुत सारा सामान जो है वो ब्रिटेन जा रहा है थ्रू मर्केंटाइलिज्म। तो ये जो भी सामान है वो ब्रिटिश कंपनी जो है, इस केस में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारा सामान जो है वो लेकर के जा रही है ब्रिटेन और वहां पर इन सामानों को महंगे दामों पर बेच रही है। इसके अलावा भी जो इंडियन मर्चेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे सामान बेचना चाह रहे होंगे और सारा का सारा प्रॉफिट दे वांटेड टू बुक इट इटसेल्फ। लेकिन इन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो नाउ onwards after the setting up of companies, trading companies, जो इंडियन मर्चेंट्स है वो डायरेक्टली कुछ भी चीज यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ के लोकल लोग थे जिनका मर्केंटाइलिज्म के अलावा दूसरे तरीके के ट्रेड से जिनको फायदा हो रहा था, वो होना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मर्केंटाइलिज्म वाज द मेन रीजन बिहाइंड द कोलोनाइजेशन। ओके, नाउ वी विल सी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। सिक्सटीन 1600 का जो टाइम था, या ये जो पूरी सेंचुरी थी 17th सेंचुरी, इस टाइम तक इंडिया के ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो मुगल्स का था। लेकिन मुगल्स का जो होल्ड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, या मुगल का जो पावरफुल कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। जो और जहांगीर है, जब 1600 के आसपास जहांगीर जो है वो रूल कर रहे थे। और सबसे पहले एक जो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आती है, दैट वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर हम इसे जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये जो कंपनी है ये 31 दिसंबर 1600 में इंडिया आती है थ्रू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ। उस डिक्लेरेशन को रॉयल चार्टर कहा गया है। और इस डिक्लेरेशन में क्वीन एलिजाबेथ डिक्लेयर करती है कि मर्केंटाइलिज्म का होल एंड सोल राइट इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। दैट मीन्स थ्रू दिस चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया। मोनोपोली का मतलब होता है मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स पावर। सिर्फ एक ही कंपनी को पूरा का पूरा पावर दिया गया ट्रेड करने के लिए। अब इससे क्या प्रॉब्लम था इंडियंस को, अगर हम मोनोपोली राइट अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है इंडिया के अंदर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और कोई कंपेटिटर्स तो नहीं मिलेंगे उनके देश की तरफ से। मतलब ब्रिटेन के यहाँ से सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि यहाँ पे ट्रेड करेगी, उनका जो भी कंपटीशन है वो कट हो गया। ठीक है, बट लेटर ऑन और भी कई कंपनीज जो हैं वो यूरोप में एंटर होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपटीशन मिलना शुरू होता है इन दो कंपनीज से, और ये अपना पॉलिटिकल होल्ड जो है वो बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों कंपनीज में बहुत ज्यादा राइवलरीज होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई रॉयल चार्टर के थ्रू एंड 1604 में इन्होंने अपना एक फैक्ट्री जो सबसे पहले बनाई, फैक्ट्री से मतलब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब है ट्रेडिंग डिपो, जो इन्होंने सबसे पहले सूरत में बनाई। एंड नेक्स्ट दे मेड अ फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल। ओके, ट्रेडिंग डिपो का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पर एक स्टोर हाउस था, एक वेयर हाउस था जहाँ पे सारा सामान इकट्ठा किया जाता था एंड उसके बाद उस पोर्ट से आगे यूरोप भेजा जाता था। तो फैक्ट्री की साइट्स या ट्रेडिंग डिपो सूरत में और हुगली में बनाया गया अंडर द परमिशन ऑफ जहांगीर, जहांगीर से परमिशन लेने के बाद। लेटर ऑन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वो भी कई सारे फैक्ट्री साइट्स बिल्डअप करती है। And they had their factory sites at फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, चंदन नगर, कराईकाल एंड पुडुचेरी, इन सारी जगहों पर अपनी फैक्ट्री साइट्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि फैक्ट्री साइट्स जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कम है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रही है और मर्केंटाइलिज्म जो है वो उस पर पूरा का पूरा अपना कंट्रोल चाहती है। बट लेटर ऑन क्या होता है, जो एक यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रॉब्लम है, दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी ऑन द अदर हैंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में है। ओके, नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ब्रिटेन के काफी अमीर लोग हैं या रिच लोग हैं जो कि इस कंपनी के ट्रेडिंग में अपना खुद का फंड लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर द फंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दो इनके फैक्ट्री साइट्स काफी ज्यादा थे, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज डिपेंडेंट ऑन देयर ओन गवर्नमेंट फॉर रेजिंग फंड्स। और यहाँ पर जो लीड कर रहे थे इस पूरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वो एक गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स। ठीक है, नाउ वी विल सी कि कैसे इनके बीच में अब टसल्स होना शुरू होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो दो कंपनीज एक साथ ट्रेड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगर करेंगी भी तो उनको नुकसान होगा। ओके, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में काफी टसल्स होना शुरू होते हैं एंड कर्नाटिक वॉर्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। कर्नाटिक वॉर्स जो है वो बेसिकली हम इंडिया के अगर मैप में देखें तो ये जो है हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है। तमिलनाडु में ये मद्रास का जो रीजन है उसे हम पहले कर्नाटिक नाम से जानते थे और जो निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था। नाउ बोथ दिस कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे बोथ वांटेड द कंट्रोल ओवर द कर्नाटिक। और ये कर्नाटिक पे कंट्रोल को पाने के लिए जो वॉर्स हुए हैं उसे हम कर्नाटिक वॉर्स कहते हैं। देयर वर 3 सीरीज ऑफ वॉर्स विच हैपेंड फॉर द होल्ड ऑफ कर्नाटिक। सो फर्स्ट वाज फ्रॉम 1746 to
1749. This is referred to as First Carnatic War. ओके, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में फ्रांस जो है जीत जाती है, एंड जीतने के बाद फ्रांस जो है वो एक कंट्रोल अपना बना लेते हैं मद्रास पे। ठीक है, बेसिकली फ्रांस में जो ड्यूप्लिक्स, फ्रांस के जो आर्मी है वो ड्यूप्लिक्स के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ती है एंड मद्रास पर अपना कैप्चर बना लेती है। लेकिन अंडर द पीस ट्रीटी मद्रास जो है इट वाज अगेन रीस्टोर्ड टू ब्रिटिशर्स। Okay, now next Carnatic War happens. (1749) से 1754 तक नेक्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। और इस टाइम पर ड्यूप्लिक्स को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। गवर्नमेंट जो है वो ड्यूप्लिक्स को वापस फ्रांस बुला लेती है, फ्रेंच गवर्नमेंट। और इस टाइम पर जो फ्रांस है वो डिफीट हो जाती है। एंड पुडुचेरी और पौंडीचेरी was captured by Britishers and ultimately Treaty of Pondicherry was signed. In 1754. Okay. लास्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो 1757 से 1763 तक होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज Third Carnatic War. It was a 7-year-long war. ठीक है, इसे हम बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश भी कहते हैं। वॉन्डीवॉश इज अ प्लेस इन तमिलनाडु जहां पे 7-year-long वॉर होती है। नाउ दिस वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो बेसिकली डिसाइड करने वाली थी कि आगे इंडिया का फेट क्या होगा, आगे इंडिया पे रूल कौन करेगा। अगर यहाँ पर फ्रेंच कंपनी जो है वो जीत जाती तो हो सकता है इंडिया जो है वो फ्रेंच की कॉलोनीज होती आज उस टाइम पर। लेकिन इस वॉर के अंदर जो फ्रेंच लोग हैं वो हार जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो विन करते हैं एंड ब्रिटिशर एक्सपैंड देयर whole territory over here. Britishers basically have the control over the whole Indian territory. इस बैटल में इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि फ्रेंच लोगों के पास बहुत ज्यादा ट्रूप्स थे, बट एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स का जो लीड कर रहे थे इस वॉर को ही वाज रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत ज्यादा ट्रूप्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ 21,000 सैनिक थे एंड 900 ट्रूप्स थे। बट इन्होंने क्या किया, जो लोकल नेटिव्स थे लगभग 50,000 नेटिव्स को इन्होंने सेना की ड्रेस पहनाकर खड़ा कर दिया एंड बहुत सारे हॉर्समैन भी इन्होंने तैनात कर दिए। दो दे वर नॉट नोइंग ऑल द ट्रिक्स एंड ऑल द ट्रेनिंग्स ऑफ वॉर, बट स्टिल इतनी बड़ी सेना देख करके जो फ्रेंच गवर्नमेंट है या फ्रेंच आर्मी जो है वो घबरा जाती है और वो हार जाती है। और उसके बाद आप देखोगे कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका कंट्रोल सिर्फ कुछ पॉकेट्स में ही रह गया था, जैसे पौंडीचेरी एंड कराईकाल। पहले मैंने आपको लिखवाया था कि चंदन नगर, माहे, पौंडीचेरी, कराईकाल, मॉरिशस, इवन मॉरिशस तक जो फ्रेंच कंपनी है वो फैली हुई थी इंडियन ओशन में। बट आफ्टर दिस थर्ड कर्नाटिक वॉर सिर्फ उनका जो कंट्रोल है वो पौंडीचेरी एंड कराईकाल, ये दो छोटे से प्लेसेस में रह जाता है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक पॉलिटिकल होल्ड बना लेती है।
थैंक यू।